हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 9 पढ़ेंगे। ये है आज का आरसीसी का मतलब लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में पढ़ना है। आरसीसी और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या अंतर होता है या फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, आरसीसी जो होता है इसमें हमारे पास कंक्रीट होता था। कंक्रीट के साथ साथ हम लोग स्टील का भी यूज करते थे। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी वैसे ही होता है, लेकिन उसके अलावा इन दोनों में और कुछ सिमिलैरिटी नहीं होता। तो वही लिखा है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे, समझ में आएगा। बोथ द आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर एम्प्लॉय द टू मटेरियल्स, जो कि क्या है आपका कंक्रीट एंड स्टील है। एंड बिसाइड दिस टू मटेरियल देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम एंड देयर स्ट्रक्चरल बिहेवियर इज क्वाइट डिफरेंस। मतलब वही बोल रहा है, इसके अलावा इसमें और कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी दोनों का अलग अलग होता है। किन दोनों का? आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अब ये जो पॉइंट है इसको आप लोग खुद से देख के समझ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर से पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द क्रॉस सेक्शन इज मोर इफिशियंट एंड यूज्ड इन फुली प्री स्ट्रेस मेंबर। कुल मिला के आपका जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है ये मोर इफिशिएंट होता है आरसीसी के कंपैरिजन में। डेड लोड आर रिड्यूस कंसिडरेबली। डेड लोड जो होता है इसमें कम लगता है। और उसके अलावा इम्प्रूव्ड शियर स्ट्रेंथ अच्छा होता है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो भी रिड्यूस करता है। क्या लिखा है? इम्प्रूव्ड शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिव प्री स्ट्रेस एंड विच रिड्यूसेस द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। उसके बाद फिर मोर रेजिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट एंड वाइब्रेशन। जो भी हमारे स्ट्रक्चर में इम्पैक्ट एंड वाइब्रेशन आता है उससे भी प्रिवेंट करने का, उससे भी रेजिस्टेंस मतलब प्रोवाइड करता है। एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर प्रेडिक्टेबल देन आरसीसी। आरसीसी से ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। मोर फटीग रेजिस्टेंस को सह सकता है, मतलब फटीग को और ज्यादा अच्छे से सह सकता है। मोर इफेक्टिव फॉर द वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड उसके अलावा प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर एंड क्या लिख रहे हैं? डिफ्लेक्शन इसमें लेस होता है। समझ में आया कि डिफ्लेक्शन जो होता है प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर में लेस होता है एंड हेंस इट इज मोर स्टीफर। इसलिए ये ज्यादा स्टीफ होता है एज कंपेयर टू आरसीसी। बस यही है, कॉमन पॉइंट्स है। उसके बाद मटेरियल देखते हैं। क्या क्या मटेरियल यूज होता है आपका? कंक्रीट यूज होता है, लेकिन नॉर्मल कंक्रीट यूज नहीं होगा। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज होता है। किसमें? प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर में। M40 का यूज होगा आपका प्री टेंशन कंक्रीट के लिए, और पोस्ट टेंशनिंग के लिए आपका M30 ग्रेड के कंक्रीट का यूज होता है। प्री टेंशन पोस्ट टेंशन दोनों किसके प्रकार हैं आपका? प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर के, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंतर्गत में ही आपका प्री टेंशन कंक्रीट पोस्ट टेंशन कंक्रीट आता है। इसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक। उसके बाद फिर मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है वो M30 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग आरसीसी में पढ़ते थे 450 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए था आपका सीमेंट कंटेंट। वैसे ही आपका प्री स्ट्रेस के केस में M30 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रिजिड पेवमेंट के केस में आपका 425 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर से आपका एक्सपोजर्स कंडीशंस दिए हुए हैं, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवर कंडीशन। इस केस में आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए? 300 kg पर मीटर क्यूब आपका माइल्ड एंड मॉडरेट दोनों के लिए है, जबकि सीवर के लिए 360 है। अच्छा, हम लोग आरसीसी में भी इतना ही पढ़ते थे क्या? आरसीसी में भी माइल्ड एंड मॉडरेट के लिए 300 ही पढ़ते थे, लेकिन वहां पर सीवर के लिए 320 होता था। यहाँ पर कितना है? 360 kg पर मीटर क्यूब है। उसके बाद फिर वाटर सीमेंट रेशियो भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 0.65 है माइल्ड के लिए, जबकि मॉडरेट के लिए 0.55 है, और 0.45 आपका सीवर के केस में। ठीक है, वहां पर अगर याद होगा तो मैं नीचे से याद रखना बोला था। कौन सा कंडीशन होता था वहां पर? माइल्ड मॉडरेट सीवर एंड वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम सीवर। ऐसा करके आपके पास 5 कंडीशन होते थे, यहाँ पर सिर्फ 3 बताया हुआ हूँ। तो वहां पर नीचे से याद रखना इसलिए क्योंकि 0.4 से स्टार्ट करते थे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को, फिर 0.4 0.45 दो बार रिपीट होता था, फिर 0.5 फिर 0.55, ऐसा करके आपका मैक्सिमम 0.55 तक जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0.65 तक जा रहा है। माइल्ड के केस में वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा, और फिर उसके बाद मॉडरेट के केस में 0.55 और 0.45 हो जाएगा आपका सीवर के केस में। इसको थोड़ा बहुत याद रख लेना, बाकी आरसीसी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील के बारे में। अब स्टील भी यहाँ पर जो यूज करेंगे वो हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करेंगे, नॉर्मल ग्रेड का स्टील नहीं यूज करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना समझ लेना, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ दी वायर्स, स्ट्रैंड्स या फिर बार के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। जो स्टील यूज करते हैं ना आरसीसी में, सॉरी आरसीसी बोल दिया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, वो वायर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रैंड को ही हम लोग केबल बोलते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मल बार के फॉर्म में जो हम लोग आरसीसी में यूज करते थे उस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर वायर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसका डायमीटर जो है 2 से लेके 5 mm तक होता है वायर का डायमीटर। जनरली वायर का डायमीटर कितना से कितना वेरी करेगा, 2 से 5 mm। लेकिन वहीं पर स्ट्रैंड्स या फिर केबल की बात करेंगे तो वो वायर से मिल के बना होता है, ठीक है ना। तो 2 से 5 mm का वायर जो होता है वो क्या होते हैं, ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं और उसके बाद फिर केबल बनते हैं, ठीक है। तो एक वायर का जो डायमीटर 2 से 5 mm, लेकिन जब आपका स्ट्रैंड या फिर केबल की बात करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं प्री स्ट्रेस बार जो होता है वो 10 से लेके 32 mm तक हम लोग यूज करते हैं। जो बार का यूज करते हैं वो जो होता है आपका 10 से लेके 32 mm तक वेरी करता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। एंड वायर का जो स्ट्रेंथ या फिर एक हिसाब से हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ये 210 मेगापास्कल होता है, ठीक है ना। 210 मेगापास्कल आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है वायर का। एंड उसमें परसेंटेज इलोंगेशन जो होता है 2.5 से लेके 4% तक परसेंटेज इलोंगेशन होता है। एंड स्ट्रैंड्स या फिर केबल की बात करेंगे तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 195 मेगापास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर 195। एंड इलोंगेशन जो होता है इसका 10% इलोंगेशन होता है। ये सबको याद रखना, पूछ सकता है फैक्ट आपको कि जो हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में स्ट्रैंड यूज करते हैं या फिर केबल, तो उसका इलोंगेशन कहाँ तक होता है, इलोंगेशन कितना होता है। तो इलोंगेशन 10% इलोंगेशन होता है, जबकि वायर का 2.5 to 4% इलोंगेशन होता है। इसमें हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो कार्बन जो होता है आपका 0.7 से लेके 0.8% कार्बन, जो कि हमारे स्टील में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड मैग्नीज जो होता है 0.6%, ये आपका टफनेस प्रोवाइड करता है स्टील में। एंड सिलिका हम लोग 0.1% यूज करते हैं, जो कि फ्लक्स की तरह एक्ट करता है। एंड उसके अलावा सल्फर जो होता है 0.05%, ये क्या होता है, इसके एक्सेस से कोरोजन हो जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है 0.05% इसका लिमिट होता है सल्फर का। फिर से देख लेते हैं, कार्बन जो होता है 0.7 to 0.8%, जाहिर सी बात है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मैग्नीज जो है आपका 0.6% होगा एंड ये टफनेस प्रोवाइड करता है स्टील में, ठीक है। एंड सिलिका जो होगा वो 0.1% होगा। एंड सिलिका एक्ट एज अ फ्लक्स की तरह, ठीक है ना, फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा सिलिका स्टील में। एंड सल्फर की बात करेंगे तो 0.05% सबसे कम परसेंट, एंड इसके एक्सेस से कोरोजन हो जाएगा। उसके बाद नेसेसिटी ऑफ द यूजिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील। अब यहाँ पर बताया गया है कि हाई स्ट्रेंथ स्टील को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को ही यूज क्यों करते हैं, नॉर्मल स्टील, नॉर्मल कंक्रीट को क्यों यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइल्ड स्टील हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि जब हमारे पास प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक लॉस होता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। अभी आगे नीचे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। अभी बस जान लो कि एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस होता है प्री स्ट्रेस्ड मेंबर में या फिर स्ट्रक्चर में। श्रिंकेज लॉस भी होता है, क्रीप लॉस भी होता है, बहुत सारे प्रकार के लॉस होते हैं। और जनरली इनके कारण जो होता है 100 से लेके 240 मेगापास्कल का तो लॉस ही हो जाता है हमारे स्टील स्ट्रक्चर में। तो वही लिखा है कि नॉर्मल लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इज जनरली अबाउट 100 से लेके 240 मेगापास्कल। अब जब इतना लॉस ही हो जा रहा है और हमारे स्टील का जो स्ट्रेंथ है, अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो सिर्फ 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, तो लॉस ही उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग उसको यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करते हैं। स्ट्रेस इन स्टील मस्ट बी वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात होगी कितनी, तो 1200 लेके 2350 मेगापास्कल का हम लोग स्ट्रेंथ का स्टील यूज करेंगे। स्ट्रेस इन स्टील मस्ट बी वेरी हाई एंड इट इज अबाउट 1200 to 2350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर।
मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग दो प्रकार का होता है, प्री टेंशनिंग सिस्टम होता है, पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम होता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको अभी बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। प्री टेंशनिंग में क्या होता है, पहले टेंशन दिया जाता है किसको, स्टील को, और पोस्ट टेंशनिंग में बाद में टेंशन दिया जाता है किसको, स्टील को। इसका मतलब क्या हुआ, देखो होता क्या है कि नॉर्मल पहले आरसीसी वर्क को समझते हैं। आरसीसी में क्या होता था, बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, पहले हम लोग स्टील का फ्रेम डिजाइन कर लेते थे, उस फ्रेम को फिट कर देते थे, जहां भी रखना था वहां रख देते थे, और उसके बाद फिर उसमें कंक्रीट प्लेस कर देते थे। मतलब उसमें हम लोग जो स्टील यूज कर रहे हैं, स्टील में कोई एक्सटर्नल हम लोग टेंशन या फिर स्ट्रेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, वो आरसीसी वर्क था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्री स्ट्रेस वर्क में हम लोग कंक्रीट को डालने से पहले या फिर डालने के बाद हम लोग स्टील में स्ट्रेस लगाते हैं। तो जब कंक्रीट को डालने से पहले स्टील में स्ट्रेस या फिर टेंशन लगाते हैं तो उसको प्री टेंशन बोलते हैं, ठीक है। और यही जब अपोजिट हो जाए, कंक्रीट को डालने के बाद, मतलब स्टील प्लेस कर दिए हैं और स्टील प्लेस करने के बाद कंक्रीट डाले हैं, और कंक्रीट डालने के बाद फिर जो स्टील जो प्लेस किए हैं उसमें स्ट्रेस लगा रहे हैं, टेंशन लगा रहे हैं, तो वो पोस्ट टेंशन वर्क हो जाता है। बस यही होता है, ठीक है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, और ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ मिलता है हमारे स्ट्रक्चर में। और क्या क्या फायदा था, एडवांटेज तो हम लोग पहले पढ़ के ही आए हुए हैं, ठीक है ना, ऊपर में बताया था अभी। अभी यहाँ पर देखते हैं, टेंडन्स आर, क्या बोल रहा है, टेंशन बिफोर कास्टिंग द एंकर, ठीक है। टेंडेंस मतलब वही जो वायर यूज कर रहे हो या फिर केबल यूज कर रहे हो या फिर बार यूज कर रहे हो, तो उस टेंडेंस आर क्या बोल रहे हैं उसको, टेंशन बिफोर द कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट। वही बोल रहा है कि कंक्रीट को प्लेस करने से पहले हम लोग उसमें स्ट्रेस डाल देते हैं, स्टील में टेंशन लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्री टेंशनिंग सिस्टम। एंड टेंशन इज अप्लाइड बाय द हाइड्रोलिक जैक, जैक के हेल्प से हम लोग टेंशन लगाते हैं। लॉन्ग लाइन प्रोसेस या फिर क्या बोल रहा है, हॉयर्स मेथड आर यूज फॉर दी मास प्रोडक्शन। मतलब याद रखना कि प्री टेंशनिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है आपका, हॉयर्स मेथड। हॉयर्स मेथड या फिर लॉन्ग लाइन प्रोसेस जो है किसके अंतर्गत में आता है, प्री टेंशनिंग सिस्टम के अंतर्गत में आता है। अगला पॉइंट क्या है आपका, टेंडन्स या फिर स्ट्रैंड्स आर टेंशन सिंगली और इन ग्रुप, ठीक है, आर जनरली एंकर टू द एब्यूटमेंट। मतलब कुल मिला के जो स्टील जो होते हैं या फिर जो स्ट्रैंड बोल लो, वायर बोल लो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हर एक वायर में टेंशन लगाते हैं, या फिर हम लोग ग्रुप में एक साथ भी लगा सकते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एंड जाहिर सी बात है, जब टेंशन एक बार लगा दोगे तो टेंशन को बनाए रखने के लिए फिर उसको हमको एंड में एंकर करना पड़ता है, मतलब कसना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। उसके बाद फिर बॉन्ड इज द मेन फैक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द स्ट्रेस। तो याद रखना कि प्री टेंशन के केस में आपका बॉन्ड मेन फैक्टर होता है। बॉन्ड इज द मेन फैक्टर इन ट्रांसफर ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस ट्रांसफर का मेन फैक्टर बॉन्ड होता है। बॉन्ड किसके बीच में, स्टील और कंक्रीट के बीच में। ये प्री टेंशन की बात हो रही है। यूजफुल फॉर स्मॉल स्पान्स, तो हम लोग प्री टेंशन वर्क का कहाँ यूज करते हैं, स्मॉल स्पान के केस में यूज करते हैं, स्मॉल स्पान, या फिर हम लोग मास प्रोडक्शन ऑफ द प्री कास्ट यूनिट्स सच एज स्लीपर्स। तो स्लीपर्स इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। स्लीपर समझ गए होंगे, रेलवे पटरी के नीचे में जो रहता है आपका स्लीपर। तो वो जो स्लीपर जो होता है वो प्री कास्ट स्ट्रक्चर होता है और प्री टेंशन मेथड से बनाया जाता है। इसके बाद समझते हैं हम लोग पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। अब ये वैसे ही हो जाएगा, कंक्रीट को प्लेस करने के बाद हम लोग स्ट्रैंड्स या फिर केबल में क्या लगा रहे हैं, टेंशन लगा रहे हैं, और टेंशन लगाने के बाद फिर उसको एंकर करेंगे। तो पहले क्या होगा, इसमें कंक्रीट का प्लेसिंग होगा। इसमें क्या लिखा है, फोर्सेस आर दी ट्रांसफर बाय द एंड एंकरेज। अच्छा, ऊपर में हम लोग प्री टेंशन में क्या पढ़े थे कि उसमें जो स्ट्रेस या फिर फोर्स ट्रांसफर होता था वो बॉन्ड के हेल्प से होता था, पढ़े थे ना अभी। बॉन्ड इज द मेन फैक्टर इन ट्रांसफरिंग स्ट्रेस। जबकि यहाँ पर पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, एंड एंकरेज जो होता है वो मेन फैक्टर होता है। एंड बीरिंग इज द मेन फैक्टर फॉर द स्ट्रेस ट्रांसफर। इसके अलावा जो इसके एग्जांपल है पोस्ट टेंशनिंग के, ये फ्रेजिनेट सिस्टम है, मैग्नेल सिस्टम है, उसके अलावा गिफार्ड उदल सिस्टम है। ये तीनों जो है प्री टेंशन के एग्जांपल है। जबकि हॉयर्स मेथड हम लोग पढ़े थे वो पोस्ट प्री टेंशन का था, और पोस्ट टेंशन का भी क्या है, फ्रेजिनेट सिस्टम, मैग्नेल सिस्टम, गिफार्ड उदल सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं
कि ये जो होता है आपका लॉन्ग स्पान में यूज होता है, जबकि शॉर्ट स्पान या फिर स्मॉल स्पान के केस में हम लोग प्री टेंशनिंग सिस्टम का यूज करते थे। इसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आईएस कोड। ये जो आईएएस कोड में जो भी कुछ दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम कवर जो होता है प्री टेंशन मेंबर के केस में हम लोग 20 mm प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट टेंशन में बढ़ जाता है 30 mm या फिर डायमीटर ऑफ द केबल विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, इसको याद करते जाना। प्री टेंशन में 20 और पोस्ट टेंशन में कितना हो जाएगा 30, या फिर डायमीटर ऑफ द केबल या फिर बार, दोनों में से जो बड़ा है आपका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्रेसिव इन्वायरमेंट द अबो वैल्यू। अच्छा, ये जो दोनों अबो वैल्यू दिए हैं ना, वो एग्रेसिव इन्वायरमेंट के केस में 10 mm बढ़ जाएगा। मतलब प्री टेंशन के केस में 20 की जगह 30 हो जाएगा और पोस्ट टेंशन के केस में 30 की जगह 40 हो जाएगा। स्पेसिंग ऑफ द केबल देखते हैं, जो भी केबल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अगर वायर की बात हो रही है तो वायर के केस में आपका 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर आपका 1.5 टाइम्स ऑफ द जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो यहीं पर अगर हम लोग बार या फिर केबल की बात करेंगे तो इस केस में आपका 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम साइज ऑफ द केबल या फिर बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है 5 mm प्लस ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। जो भी मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट है उससे 5 mm ऐड कर देना, उससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो पहला केस था वायर के लिए 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। सेकेंड केस में हम लोग वायर बोल रहा हूँ, केबल के लिए देखे, केबल या फिर बार के लिए, तो इसमें हम लोग क्या देखे 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, मैक्सिमम साइज ऑफ दी केबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, और तीसरा क्या है 5 mm प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ दी एग्रीगेट। उसके बाद देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ वायर्स। ब्रेकिंग ऑफ वायर्स ड्यूरिंग टेंशनिंग 25% ऑफ द टोटल वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टेंशनिंग के बाद इट शुड नॉट बी क्या बोल रहे हैं आपका कंडन्ड विदाउट इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन के बिना हमको नहीं लेना है टेंशनिंग के बाद, और टेंशनिंग से पहले या फिर ड्यूरिंग टेंशनिंग 25% ऑफ द टोटल वायर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका ब्रेकिंग ऑफ वायर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्राउटिंग क्या होता है। तो ग्राउटिंग मतलब एक प्रकार से आपका मोटार ही है, मसाला ही है। तो सीमेंट पेस्ट शुड बी यूज फॉर द ग्राउटिंग। कुल मिला के वाटर सीमेंट रेशियो जो ग्राउटिंग के लिए होना चाहिए वो 0.5 होना चाहिए। ठीक है, 0.5 के आसपास होना चाहिए, और किससे कम नहीं होना चाहिए अगर पूछ दिया तो 0.55 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट पेस्ट शुड बी यूज फॉर द ग्राउटिंग with water cement ratio 0.5. For large duct cement mortar with fine sand passing through the 150 micron ISU can be used. आगे समझ में, मतलब ग्राउटिंग पर्पज से जो हम लोग सेंड का यूज कर रहे हैं ग्राउटिंग के लिए, वो फाइन सेंड होता है, और जो कि आपका 150 माइक्रोन से पास होता है। ठीक है, 150 माइक्रोन से पास होता है, ISU कैन बी, हाँ वही है। उसके बाद फिर देखते हैं compressive strength of the 100 mm cubes are grout shall be not less than। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बस इतना याद रखना, जो compressive strength यूज करते हैं हम लोग ग्राउटिंग पर्पज से, वो होगा आपका 17 मेगा पास्कल, जो कि 7 डे का होगा। 7 डे में 17 मेगा पास्कल का स्ट्रेंथ गेन कर ले, ऐसे कंक्रीट का हम लोग यूज करेंगे ग्राउटिंग पर्पज से। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द 100 mm क्यूब ऑफ द ग्राउट सेल नॉट बी मोर देन 17 मेगा पास्कल एट 7 डे। ठीक है, तो ऐसे सीमेंट का यूज करेंगे जिसका स्ट्रेंथ कितना होगा आपका 17 मेगा पास्कल 7 दिन में जो गेन कर ले। उसके बाद फिर ग्राउटिंग प्रेशर शुड नॉट बी लेस देन 0.7 मेगा पास्कल। ग्राउटिंग प्रेशर जो होगा वो 0.7 मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उल्टा बोल दिया क्या, नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए। ग्राउटिंग प्रेशर शुड नॉट बी लेस देन 0.7 मेगा पास्कल। उसके बाद फिर देखते हैं मिनिमम अनस्ट्रेस्ड रेनफोर्समेंट। ठीक है, मतलब मिनिमम रेनफोर्समेंट कुल मिला के हम लोग देखते थे ना आरसीसी में स्लैब में क्या यूज करते थे हम लोग, मिनिमम रेनफोर्समेंट HYSD के केस में 0.12% एंड 0.15% इस केस में माइल्ड स्टील के केस में।
यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, 0.15% हो गया HYSD के केस में और 0.2% हो गया आपका माइल्ड स्टील के केस में। ये आपका प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा, है ना। तो यहाँ पर से उसको रिलेट करते हुए याद कर सकते हो, और जाहिर सी बात है माइल्ड स्टील के लिए थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज होता था रेनफोर्समेंट का। तो 0.2% ऑफ द ग्रॉस एरिया है, AG मतलब ग्रॉस एरिया फॉर द माइल्ड स्टील, एंड 0.15% ऑफ द ग्रॉस एरिया फॉर द HYSD बार। एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का यूज क्यों करते थे हम लोग? शियर एंड टॉर्सन को रेजिस्ट करने के लिए करते थे। साइड फेस रेनफोर्समेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें आरसीसी को पहले याद रखो, आरसीसी में हम लोग क्या पढ़े थे? 750 mm से जब ज्यादा डेप्थ होता था तब हम लोग प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? व्हेन डेप्थ ऑफ द वेव एक्सीड्स 500 mm। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 0.1% वहां भी प्रोवाइड करते थे, यहाँ भी वही है सेम। 0.1% ऑफ द एरिया ऑफ द वेव शुड बी प्रोवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द ईच फेसेस, हर फेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्पेसिंग कितना रखते थे? 300 mm रखते थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्री स्ट्रेस के केस में? 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग। डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पान डिवाइडेड बाय 250, ये किस केस में होता था? एज कास्ट लेवल की जब बात करते थे। वहीं पर आपका आफ्टर इरेक्शन ऑफ द पार्टीशन की बात करते थे तो स्पान डिवाइडेड बाय 350 या फिर 20 mm लेते थे, विच एवर इज ग्रेटर, है ना। तो वही चीज है, टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ पर बोलेगा तो टोटल डिफ्लेक्शन में स्पान डिवाइडेड बाय 250 लेना है। एंड डिफ्लेक्शन आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? स्पान डिवाइडेड बाय 350 या फिर 20 mm से ज्यादा नहीं होना। दोनों में जो भी लेस होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेटर बोल दिया था शायद, दोनों में जो लेस होगा, क्योंकि नॉट एक्सीड बोल रहे हैं ना। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं, इफ फिनिशेस आर टू बी अप्लाइड अपवर्ड डिफ्लेक्शन नॉट एक्सीड द स्पान डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन के बारे में पूछेगा तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? स्पान डिवाइडेड बाय 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन पूछेगा तो स्पान डिवाइडेड बाय 300, टोटल डिफ्लेक्शन बोलेगा तो स्पान डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, एंड इसके बाद एनालिसिस करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर का। तो इसमें एजम्पशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एजम्पशन से क्वेश्चन आ जाता है। कैसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एजम्पशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए है, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा एजम्पशन सही नहीं है। ठीक है, तो कंक्रीट इज अ होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल, ये सब एजम्पशन है हम लोग मान के चल रहे हैं। होमोजीनियस होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है, विद इन द रेंज ऑफ द वर्किंग स्ट्रेस बोथ कंक्रीट एंड स्टील बिहेव्स इलास्टिकली। ठीक है, कंक्रीट स्टील दोनों ही इलास्टिक मटेरियल है कुल मिला के। प्लेन सेक्शन एज्यूम टू बी रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये तो आपका पुराना ही एजम्पशन है ना। तो प्लेन सेक्शन क्या होता है? एज्यूम टू बी रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, एंड जिसके कारण विच एम्प्लाइजेज अ लीनियर स्ट्रेन, और लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द मेंबर। उसके बाद फिर प्रेशर लाइन या फिर थ्रस्ट लाइन क्या होता है? तो इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स इन एनी स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज द प्रेशर लाइन या फिर थ्रस्ट लाइन। तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स होंगे उस रिजल्टेंट फोर्स का लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, ठीक है ना, जिस भी पॉइंट में वो एप्लीकेबल हो रहा है रिजल्टेंट फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका प्रेशर लाइन या फिर थ्रस्ट लाइन बोलते हैं। एंड कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर लाइन इज वेरी यूजफुल। तो इसके हेल्प से, प्रेशर लाइन या फिर थ्रस्ट लाइन के हेल्प से हम लोग क्या समझ सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग द लोड कैरिंग मैकेनिज्म ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन। जो भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन है उसका हम लोग लोड कैरिंग मैकेनिज्म को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर लाइन या फिर थ्रस्ट लाइन। उसके बाद देखते हैं क्या चीज, प्री स्ट्रेस मेंबर जो होता है वो तीन प्रकार से हम लोग उसको बांट सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्री स्ट्रेस मेंबर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 प्री स्ट्रेस मेंबर वो होता है जिसमें हम टेंशन ही नहीं लगता, ठीक है, नो टेंशन स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो उसमें किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, तो वो टाइप 1 में आता है। टाइप 2 में आता है टेंशन आ रहे हैं लेकिन उस टेंशन के कारण कोई क्रैक डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो टाइप 2 क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस आर अलाउड बट नो विजिबल क्रैकिंग। ठीक, तीसरा क्या है? टेंशन आ रहा है और क्रेक भी आ रहा है, तो ये टाइप 3 हो गया। लेकिन क्रेक इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपीयरेंस को खराब करे या फिर ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करे। समझ में आ रहा है? क्रेकिंग इज अलाउड बट शुड नॉट बी अफेक्ट द अपीयरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, है ना।
तो ड्यूरेबिलिटी को भी इफेक्ट नहीं करता और अपीयरेंस को भी इफेक्ट नहीं करता। क्या चीज, जो क्रेक आ रहा है वो, मतलब इसमें जो क्रेक आ रहा है वो विजिबल होता है, थोड़ा सा देख सकते हैं, और इससे टाइप 2 में विजिबल नहीं होता था। अब यहाँ पर लिमिट भी बता दिए है क्रेक का। limit of the crack width should not be more than 0.1 mm for the aggressive environment। तो aggressive environment के केस में जो आपका क्रेक है, क्रेक का विड्थ है वो 0.1 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल इन्वायरमेंट के केस में, अदर इन्वायरमेंट्स के केस में आपका 0.2 mm होता है क्रेक का विड्थ। उसके बाद देखते हैं लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कौन कौन सा लॉस होता है? तो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है, श्रिंकेज एंड क्रीप तो होता ही है। ठीक है, टेम्परेचर के कारण भी लॉस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पोस्ट टेंशनिंग में क्या क्या लॉस देखने को मिलता है? तो इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस देखने को तो मिलता है, लेकिन कब नहीं देखने को मिलता है? जब वायर आर साइमल्टेनियसली टेंशन। तो वही बोल रहे हैं, नो लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इफ द वायर्स आर साइमल्टेनियसली टेंशन। मतलब जितने भी आपका वायर यूज कर रहे हो या फिर केबल, उसको एक साथ आप टेंशन दे रहे हो, तो उस केस में पोस्ट टेंशनिंग लॉस में, पोस्ट टेंशनिंग मेंबर में इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सक्सेसिवली टेंशन कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? लॉस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेस इन स्टील, ये होता है, मतलब स्टील में रिलैक्सेशन। ठीक है ना, बोला था रिलैक्सेशन जो आता था वो स्टील में आता है, जबकि क्रीप जो आता है वो कंक्रीट में आता है। रिलैक्सेशन और क्रीप एक ही प्रकार का चीज होता है, मतलब दोनों में ही आपका कंटिन्यूअस टाइम के लिए, मतलब समान लोड लगा हुआ रहता है, और जिसके कारण जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। तो वही चीज है, रिलैक्सेशन इन स्ट्रेस इन स्टील, ये लॉस देखने को मिलता है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये भी मतलब श्रिंकेज लॉस भी देखने को मिलता है, क्रीप भी देखने को मिलता है। एंड फ्रिक्शन एंड एंकरेज लॉस, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट टेंशन मेंबर में आपको मेन दो लॉस देखने को मिलते हैं पोस्ट टेंशन मेंबर में, फ्रिक्शन लॉस एंड एंकरेज, जो कि प्री टेंशन में नहीं होते हैं। ये दोनों लॉस प्री टेंशन में नहीं होते हैं, याद रखना। इसके बाद फिर इन एडिशन देयर में बी लॉसेस ड्यू टू सडन चार्ज इन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब सडन चार्ज करता है हाई टेम्परेचर, तो उसके कारण भी लॉस देखने को मिलता है, स्पेशली इन स्टीम ड्यूरिंग प्री स्ट्रेस, क्या बोल रहा है आपका, प्री टेंशन यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट, अब एक एक करके जितने भी लॉस है ना उसको देखते जाते हैं। ठीक है ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट व्हेन प्री स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द कंक्रीट। ठीक है, व्हेन जब कंक्रीट में आपका प्री स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, एंड इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट टेक प्लेस, एंड दिस रिजल्ट इन एन इक्वल एंड साइमल्टेनियसली शॉर्टनिंग ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो कुल मिला के इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये एक प्रकार का लॉस है जो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसमें देखने को मिलता है? पोस्ट टेंशनिंग मेंबर में देखने को मिलता है। व्हेन प्री स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द कंक्रीट एंड इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट टेक प्लेस, एंड दिस रिजल्ट इन एन इक्वल एंड साइमल्टेनियसली शॉर्टनिंग ऑफ द प्री स्ट्रेस स्टील। ठीक है, जिसके कारण प्री स्ट्रेस स्टील में शॉर्टनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, नहीं समझ में अभी भी? अरे समान भाषा में यही है, स्टील है, उसको आप लोग क्या करते हैं, प्री टेंशन, प्री टेंशन हो चाहे पोस्ट टेंशन हो, पहले अपने को क्या करना पड़ता है, टेंशन देना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है, और उसके बाद फिर क्या करोगे, जब थोड़ा बहुत उसमें लूज होगा, मतलब क्या समझो यार, जैसे कि एंकरेज भी करोगे ना, एंकर कर दोगे, बांध दोगे, लेकिन उसके थोड़े समय बाद जब एंकर को हटाओगे, ठीक है ना, हटाना तो पड़ेगा ही, तो उसके बाद फिर जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, शॉर्टनिंग देखने को मिलता है, उसी को इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के उतना डीप में नहीं जाना है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक लॉस होता है जो कि आपका प्री स्ट्रेस्ड मेंबर में आता है। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं लॉस ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये भी आपका दोनों में आता है, मतलब प्री टेंशन पोस्ट टेंशन में श्रिंकेज लॉस। इसको भी क्या बताऊं, श्रिंकेज इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम, ये तो जानते ही हो ना। श्रिंकेज आपका चेंज इन वॉल्यूम के कारण, मतलब चेंज इन वॉल्यूम रिस्पॉन्सिबल होता है। श्रिंकेज इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मेंबर, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है इन एटमॉस्फेयर एंड विथ पेसेज ऑफ द टाइम, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेबल लोड, है ना, बट इट इज अनरिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। तो जो लोड लग रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, श्रिंकेज किस पे डिपेंड करता है? तो
किस पे डिपेंड करता है? पैसेज ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन एप्लीकेबल लोड पे डिपेंड नहीं करता। फैक्टर्स अफेक्टिंग द श्रिंकेज, श्रिंकेज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? टाइप्स ऑफ सीमेंट इफेक्ट करेगा, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट इफेक्ट करेगा, मेथड ऑफ क्यूरिंग इफेक्ट करेगा। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो रिजल्ट इन रिडक्शन इन श्रिंकेज। श्रिंकेज से हम लोग बच कैसे सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं श्रिंकेज को? तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करके, लो वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करके हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं श्रिंकेज में, और जिसके कारण आपका लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? द प्राइमरी कॉज ऑफ द ड्राइंग श्रिंकेज इज द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी कॉज होता है। क्या चीज का? श्रिंकेज का। द प्राइमरी कॉज ऑफ द ड्राइंग श्रिंकेज या फिर प्राइमरी कॉज ऑफ द श्रिंकेज इज द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वाटर यार, ठीक है ना। तो कंक्रीट में जो भी लॉस होगा वाटर का, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा श्रिंकेज का। मेन मतलब रिस्पॉन्सिबल वही होगा। इन द केस ऑफ द प्री टेंशन मेंबर जनरली मॉइस्ट क्यूरिंग इज रिस्टोर्ड इन ऑर्डर टू द प्रिवेंट श्रिंकेज। तो श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए प्री टेंशन मेंबर के लिए क्या करना पड़ता है? प्री टेंशन मेंबर में हम लोग मॉइस्ट क्यूरिंग करते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूछेगा तो बता देना कि श्रिंकेज को हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं प्री टेंशन मेंबर में? तो मॉइस्ट क्यूरिंग करके। टोटल रेसिडुअल श्रिंकेज मतलब श्रिंकेज स्ट्रेन का वैल्यू पूछ रहा है। श्रिंकेज स्ट्रेन का वैल्यू पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो आपको प्री टेंशन मेंबर का जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है आया है, प्री टेंशन के बारे में पूछा है। प्री टेंशन मेंबर का जो स्ट्रेन होता है, श्रिंकेज स्ट्रेन, वो कितना होता है? 0.0003। ठीक है, उसको हम लोग 3 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। जबकि पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए जब पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई log 10t+2, log 10t+2। उसके बाद फिर लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट, क्रीप के कारण भी लॉस दोनों में देखने को मिलेगा। इट इज टाइम डिपेंडिंग फिनोमिना एंड क्रीप ऑफ द कॉन्क्रीट रिजल्ट इन लॉस इन स्टील स्ट्रेस। ठीक है ना, स्टील स्ट्रेस, लॉस इन स्टील स्ट्रेस होता है आपका क्रीप के कारण। उसके बाद फिर रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील, रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेस इन स्टील। मैं बोला था ना, क्रीप आपका कॉन्क्रीट में और रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस स्टील में। लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील अंडर नियरली कांस्टेंट स्ट्रेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज सिमिलर टू द क्रीप ऑफ द कॉन्क्रीट। वही चीज बोल रहा है, क्रीप के जैसा ही है। मतलब इसमें भी क्या लग रहा है आपका? लॉस ऑफ स्ट्रेस देखने को मिल रहा है अंडर नियरली कांस्टेंट स्ट्रेन, मतलब कि कांस्टेंट लोड या फिर स्ट्रेन लगा हुआ है और जिसके कारण कुछ समय बाद अपने कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। कांस्टेंट टेम्परेचर लगा हुआ है। तो बस यही है आपका रिलैक्सेशन। एंड दिस लॉस इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 2 to 8% ऑफ द इनिशियल स्ट्रेस। ये भी याद रख सकते हो, 2 से 8% ऑफ द इनिशियल स्ट्रेस का देखने को मिलता है रिलैक्सेशन लॉस। ठीक है ना, लॉस, दिस लॉस इज जनरली इन द ऑर्डर ऑफ 2 to 8% ऑफ द इनिशियल स्ट्रेस। फ्रिक्शन लॉस किस में देखने को मिलता है? पोस्ट टेंशन मेंबर में देखने को मिलता है। This loss occur only in the post tension member and there are the small friction losses in the jacking equipment। ठीक है, तो कुल मिला के किसमें देखने को मिलता है? पोस्ट टेंशन मेंबर में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। एंकरेज, एंकरेज क्या होता है? तो मैं वही बताया ना, पहले आप लोग क्या करते हैं प्री स्ट्रेस मेंबर में, स्टील को क्या करोगे? स्ट्रेस लगाओगे, स्टील में टेंशन करोगे और टेंशन करने के बाद उसको बांधोगे दोनों एंड से। तो जो बांधना है वही एंकरेज है। ठीक है ना, तो डिवाइस टू एंकर, एंकर द टेंडन, टेंडन मतलब केबल, एंकर द टेंडन टू द टेंडन द concrete member in the post tensioning or a device to anchor the tendon during the hardening of the concrete in the pre tensioning। कोई मतलब नहीं है, बस एंकर समझ में आ गया ना। तो दोनों में आपका प्री टेंशन की बात हो चाहे पोस्ट टेंशन की बात हो, टेंशन करने के बाद जो आप एंकर करेंगे ना वही एंकरेज है। उसके बाद फिर देखते हैं सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है। वही, ये भी आपका प्री स्ट्रेसिंग वर्क ही है लेकिन सर्कुलर मेंबर में है, राउंड मेंबर में है। जैसे कि आपका टैंक में, पाइप में बात करेंगे तो वो आपका सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर क्रेकिंग लोड क्या होता है? क्रेकिंग लोड वो मैक्सिमम लोड जिसके कारण अपने को फर्स्ट विजिबल क्रेक आता है। ठीक है, आया समझ में? द लोड ऑन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट विजिबल क्रेक। तो उसी मैक्सिमम लोड को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेकिंग लोड बोलते हैं। ग्राउट क्या होता है? तो बताया था, सीमेंट या फिर सीमेंट सैंड का जो स्लरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउट बोलते हैं। कर्न पॉइंट क्या होता है? तो एक्सट्रीम लिमिट होता है, ये एक्सट्रीम लिमिट सेंटर ऑफ द कंप्रेशन फॉर द सेफ स्ट्रेस नो टेंशन। इसमें याद ये रखना कि एक प्रकार का ऐसा जोन हमारे मेंबर में या फिर स्ट्रक्चर में जहां पर टेंशन नहीं आता है। ठीक है ना, किसी भी मतलब
कर्ण जोन ऐसा जोन है जिसमें हर एक पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट में, उस जोन के अंतर्गत आने वाले किसी भी पॉइंट में जीरो टेंशन लगता है या फिर टेंशन अप्लाई नहीं होता है, तो इट इज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ द सेंटर ऑफ द कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन आता है, टेंशन नहीं आता। फॉर द सेफ स्ट्रेस नो टेंशन इन दिस कंडीशन। उसके बाद फिर लेंथ इफेक्ट क्या होता है? लेंथ इफेक्ट को ही हम लोग वोबल इफेक्ट भी बोलते हैं। वोबल इफेक्ट या फिर वेव इफेक्ट इन कंप्यूटिंग द फ्रिक्शन लॉस। तो फ्रिक्शन लॉस कंप्यूट करते हैं हम लोग वोबल इफेक्ट की हेल्प से। वोबल इफेक्ट या फिर लेंथ इफेक्ट या फिर वेव इफेक्ट। टेंडन क्या होता है? तो टेंडन तो जान ही रहे हो, वायर, केबल या फिर बार को हम लोग क्या करेंगे, या फिर स्ट्रेन यूज टू इम्पैक्ट प्रेशर ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है ना। टेंडन वही होता है। वायर यूज कर रहे हो तो वायर को टेंडन के रूप में बोल सकते हो। ठीक है, केबल यूज कर रहे हो, बार यूज कर सकते हो, स्ट्रैंड को ही केबल भी बोलते हैं। ठीक है, यूज टू इम्पैक्ट प्रेशर ऑन द कंक्रीट। तो एक प्रकार से स्टील को जो यूज कर रहे हो प्री स्ट्रेस मेंबर में, तो उसको आप लोग टेंडन बोल सकते हो टेक्निकल टर्म में। तो इस प्रकार से आपका आरसीसी खत्म होता है। मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।